तो क्यों? काश अगर विश्वविद्यालय बन गया हो। बहुत सारे लोग आएंगे जब आप चंदा लेने जाएंगे किसी के पास, लोग ये भी कहेंगे आपसे, हाँ यार वैचारिक सेंटर के बारे में पढ़े हुए हो, अपना विश्वविद्यालय बना लिए होते तो डॉक्टर इंजीनियर पता नहीं क्या क्या पैदा कर दिए होते। इतना बड़ा संगठन है तो आखिरकार इतना सा इमारत बनाने के लिए इतना संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है? सम्मानित साथियों, आप अभी सुन रहे थे श्रद्धेय भानु प्रताप सिंह बौद्ध जी, जिला अध्यक्ष आवाज का एटा, राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज का नई दिल्ली का भाषण का कुछ अंश आपने सुना। आपने अंदाजा लगाने की कोशिश की होगी कि कुछ महत्वपूर्ण ज्वलंत प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश, यहाँ पर सार्थक कोशिश आदरणीय भानु प्रताप सिंह बौद्ध जी के क्रांतिकारी स्पीच को हम पूरा आपको सुनाने जा रहे हैं। और उसमें आप जानेंगे, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि आवाज का BBS3 रमा आईडासा के बारे में खास जानकारी। आखिर ये संगठनात्मक इतने संगठन क्यों बनाए, इसके बारे में विस्तार से श्रद्धेय भानु प्रताप सिंह बौद्ध जी ने बताया है इसी वीडियो में। और साथ ही साथ आपको मालूम है कि अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज का के द्वारा सारनाथ वाराणसी में वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है। और वो वैचारिकी सेंटर बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप है। कुछ ऐसे प्रश्न जब आप चंदा लेने जाएंगे, सहयोग लेने जाएंगे लोगों के पास, तो लोग प्रश्न करते हैं आपसे कि आखिर वैचारिकी सेंटर क्यों, वैचारिकी सेंटर सारनाथ में ही क्यों? कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो यहाँ पर जिनका कई बार आप निरुत्तर हो जाते हैं, जवाब नहीं दे पाते हैं। आज का ये वीडियो अगर अंत तक आप सुनते हैं तो ऐसे ज्वलंत प्रश्नों का जो समाज के द्वारा आपके समक्ष पुट अप किया जाता है, आप उसका भली भांति जवाब दे सकते हैं। तो आइए हम ले चलते हैं श्रद्धेय भानु प्रताप सिंह जी के बौद्ध जी के भाषण की ओर। लेकिन हम आपको बता दें, ये स्पीच उन्होंने दिया खचाखच भरा डॉक्टर अंबेडकर भवन आगरा में। आगरा द्वारा आवाज का की टीम के द्वारा मंडलीय सेमिनार का आयोजन किया गया। BBS3 रमा और आईडासा सह संयोजक के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे थे। यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में मिशन नायक बुद्धमित्र मुसाफिर राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की गरिमामय उपस्थिति में इस मंडलीय सेमिनार ने सभी कीर्तिमान यहाँ पर स्थापित किए। काफी लंबे समय के बाद यहाँ पर जो सेमिनार आयोजित हुआ वो निश्चित तौर पर सफलता के सभी आयाम यहाँ पर प्रस्थापित किए। सम्मानित साथियों, भानु प्रताप सिंह बौद्ध जी के क्रांतिकारी भाषण को आप अंत तक जरूर सुने। अगर आपने हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी चैनल के माध्यम से मिशन नायक सर का और साथ ही साथ आदरणीय अशोक कुमार प्रबुद्ध जी, अन्य वक्ताओं का स्पीच जल्द हम लेकर उपस्थित होंगे। आइए चलते हैं, सुनते हैं ये। कहते हैं कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, अगर तू भी साथ दे तो और बात है। यूं तो एक पैर पर भी चलते हैं चलने वाले, अगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। अब तक होता चला आया मिशन मूवमेंट के लिए हम बाबा साहब की बात करते हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कभी एक वर्ग को साथ लेके नहीं चले। उन्होंने जितना पुरुषों को महत्व दिया उससे 4 कदम आगे महिलाओं को महत्व देने का काम किया। जिन संगठनों में महिलाओं को महत्व नहीं दिया जाता वह संगठन कभी अपने अस्तित्व को हासिल नहीं कर सकते। लेकिन मैं खूबसूरती के लिए इस सराहनीय पहल के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अवाजका के समस्त राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को कि आपने इस अवाजका को पूर्ण करने का कार्य किया है। जितने यहाँ पर पुरुषों को भागीदारी दी उतनी हमारी मातृ शक्ति को भी कंधे से कंधा लेकर के चलने का आपने जो सराहनीय पहल किया, इसके लिए आपका कोटि आभार। मेरे साथियों, इसकी खूबसूरती सिर्फ यही तक नहीं है, हमारे समाज में सिर्फ कर्मचारी वर्ग ही नहीं रहता है, हमारे समाज में किसान मजदूर व्यापारी वर्ग भी रहता है, यहाँ पर शिक्षक कर्मचारी अधिकारी भी रहता है, तो महिलाएं बच्चे और युवा साथी भी रहते हैं। यदि आप सिर्फ कर्मचारी अधिकारी शिक्षकों को जोड़कर के काम चलेंगे तो कभी भी आप अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर पाएंगे। आपको प्रत्येक वर्ग को छूकर के साथ लेकर के चलना पड़ेगा। आपको किसान मजदूर व्यापारी को भी साथ लेके चलना पड़ेगा, आपको एडवोकेसी को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा, आपको युवा साथियों को भी साथ लेकर के चलना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि महापुरुषों के ईसाई में सच्ची आजादी पलती है।
महापुरुषों के इस साय में सच्ची आजादी की पत्ती है और उस ओर जमाना चलता है जिस ओर जवानी चलती है। यदि हम युवाओं को छोड़ देंगे तो कैसे हम अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे। इसलिए युवाओं को साथ लेकर के चलने के लिए भी हमारे संगठन की खूबसूरती है कि इस संगठन ने ऑल इंडिया डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन का भी गठन किया है, जो अबाजका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के कार्य करता है। ऑल इंडिया डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन सिर्फ मिशनरी मूवमेंट में हिस्सेदारी नहीं करता है, बल्कि बड़े से बड़े यूनिवर्सिटियों में चुनाव लड़ने का भी कार्य कर रहा है। इस समय मेरे साथियों बीएचयू बनारस में आपका जिला उपाध्यक्ष वहां पे बना हुआ इस यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति इस एआईडासा की टीम के द्वारा की जा रही है, जहां छात्रों के साथ होने वाले अत्याचारों पर ये एआईडासा संगठन बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी ले रहा है। मैं भी आपके इसी जनपद आगरा से, इसी आगरा यूनिवर्सिटी के अंदर 7 साल छात्र राजनीति किया हूँ। मेरे उस संघर्ष के दिनों की साथी मेरे सामने नरविन जी बैठी हुई है, जो आपके रमा एसोसिएशन के महासचिव में चाहूंगा आप खड़े हो जाए एक बार। नरविन जी, आप मेरे उस समय का जब मैं छात्र राजनीति में था तब आप मेरे उस मंच पर संघर्ष के दिनों में बैनर के साथ इनकलाब जिंदाबाद करने में मेरे साथ किया करते थे। मेरे साथियों, जब तक युवाओं को आप साथ नहीं लेके चलेंगे, कई बार हमने इसी यूनिवर्सिटी के अंदर धरना प्रदर्शन किए तो लाठियां चलाने का भी कार्य किया, तो पीठ पे लाठियां खाने का भी कार्य किया है। जब हम सबको साथ लेकर के चलते तब मंजिल पर पहुंचते हैं। यहीं पर बात रुक नहीं जाती है। अभी शिक्षक कर्मचारी अधिकारियों को अबाजका के साथ जोड़ा है, तो युवाओं को भी आपने जोड़ने का कार्य किया, लेकिन किसान, मजदूर, व्यापारी और हमारे एडवोकेट साथी कहां जाएंगे? उनको आप जोड़ करके अगर नहीं चलेंगे तो कैसे आप मंजिल को हासिल करेंगे? क्योंकि उनके पास बेशक आज पैसा ना हो, लेकिन शारीरिक रूप से जब आपके साथ खड़े हो जाते हैं तभी लोग कहते हैं कि फलाना कार्यक्रम बड़ा सफल हुआ था, हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे। तो अब भीड़ कहां से आएगी? उन साथियों को आप कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? इसलिए इस अबाजका की खूबसूरती यह भी है कि यहाँ पर किसान, मजदूर, व्यापारी और अधिवक्ता साथियों को जोड़ने का कार्य बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के माध्यम से किया गया। और मुझे बड़ा खुशी के साथ और बड़ा गर्व के साथ कहते हुए मैं नाम लेना चाहूंगा आदरणीय एडवोकेट उदय सिंह साहब का, कि उन्होंने जनपद आगरा में एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है कि आसपास के जनपदों में वो उदाहरण बीबीए स्त्री नहीं कर पा रही है। इसलिए मैं धन्यवाद व्यक्त करूंगा आदरणीय एडवोकेट उदय सिंह साहब का, क्योंकि हम एटा में बहुत जबरदस्त कार्य करते हैं, लेकिन बीबीए स्त्री का ऐसा जामा सिपाही हम आज तक नहीं ढूंढ पाए जो आगरा ने उदय सिंह जी के रूप में ढूंढ के दिखा दिया, जिन्होंने आज समझिए एडवोकेट साथियों की क्या इनकम होता है, नौकरी वालों का फिक्स होता है, आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, इवन आपने कोरोना काल भी देखा होगा, जब सारे रास्ते बंद हो गए थे, सब काम बंद हो गए थे, नौकरी वालों से नौकरी करने के लिए भी बैठ कर घर पे बिठा दिया था, लेकिन सरकार ने तनख्वाह नहीं रोकी आपकी, सरकार ने तनख्वाह आपके घर बैठ कर भी भेजी। लेकिन मेरे एडवोकेट साथी जब तक अपने चैम्बर पर नहीं बैठेंगे उनको एक पैसा पैदा होने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसे साथी जिनकी इनकम फिक्स नहीं है, लेकिन वो हमारे कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं, तो मैं उनको अपने से पहले नमन करूंगा। इसलिए ऐसे साथियों को जो बीबीए स्त्री के साथी हैं, जो आज इतने बढ़ चढ़ करके इस काम को हाथ में ले रहे हैं। और अभी मैं एक और खूबसूरती का मैं जिक्र कर दूं, अभी अरविंद जी हमारे बीच में नहीं थे, अरविंद कुमार गौतम साहब जो हमारे जिला महासचिव है, अंबेडकर रत्न का उनको सम्मान दिया जा रहा था, उस वक्त वो यहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का कि उन्होंने कहा कि हमारे बीच में अरविंद जी नहीं है, लेकिन उनकी जीवन संगी अल्पना गौतम तो है। ये खूबसूरती है संगठन की, खूबसूरती आपके विचारों की, क्योंकि यदि हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेते हैं तो उनके कोट को कैसे भूल सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपना पूरा क्रेडिट माता रमाबाई को दिया करते थे। वो कहते थे कि यदि आज मैं बाबा साहब लोगों के लिए बना हूं तो इसका क्रेडिट सिर्फ मेरा नहीं, मेरे पीछे मेरी रमा का हाथ है। यदि रमा ने त्याग संघर्ष ना किया होता, अपने बच्चों का पालन पोषण मुझे बिना बताए ना किया होता, मेरे को पैसे भेज करके अगर मेरे को लंदन में ना पढ़ाया होता, तो शायद आज मैं लोगों के लिए मसीहा, लोगों के लिए बाबा साहब ना बन पाता। इसका क्रेडिट अगर किसी को जाता तो मेरी रमा को जाता है। तो मेरे साथियों, यहाँ पर यदि अरविंद गौतम साहब अंबेडकर रत्न बने हैं, तो आप क्या समझते हैं कि अल्पना गौतम का साथ नहीं होगा? अल्पना गौतम बेशक 1 रुपया न दिए हो, लेकिन उनका उस 1 लाख रुपए में पूरा हिस्सेदारी है कि यदि वो चाहती तो वो दे भी नहीं पाते, अगर वो नहीं चाहते तो वो दे भी नहीं पाते। आज जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप इधर बैठे हुए हैं, आप सारे के सारे लोग अपनी पत्नी, अपने बच्चों के आशीर्वाद से, उनके सहयोग से ही यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि वे आपको पूरा साथ दे रहे हैं कि आप जाइए मीटिंग में, आप मीटिंग में समाज की जिम्मेदारी निभाइए, घर की जिम्मेदारी के लिए हमें तैनात है, तब हम साथियों इस खूबसूरत से कार्य को अंजाम देते हैं। इसलिए बहुत बहुत साधुवाद कि इस संगठन की खूबसूरती यहाँ पर किसी को छोड़ा नहीं है, सबको जोड़ा गया। आज अभी हमारे बीच में आप लोग देख रहे होंगे कि एक
चित्र आप नजर दे रहे हैं, इस पर अभी आकृष्ट किया था आपको हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय के माध्यम से। कुछ साथी ये सोचते होंगे कि आखिरकार ये बुद्धा बोधसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर का जो निर्माण हो रहा है, आप लोगों को बता दिया गया, मैं उस बात को दोहराऊंगा नहीं कि बाबा साहब ने 1938 में सपना देखा और अपनी ताउम्र 1956 तक इस सेंटर को बनाने के लिए काम करते रहे। हमारे बहुत सारे साथी सोचते होंगे कि अब आज का जो शिक्षक कर्मचारी अधिकारियों का संगठन है, इसके साथ फकीर भी जुड़े हुए हैं, व्यवसायी भी जुड़े हुए हैं, किसान मजदूर भी जुड़े हुए हैं, महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं, युवा साथी भी जुड़े हुए हैं। इतना बड़ा संगठन है तो आखिरकार इतना सा इमारत बनाने के लिए इतना संघर्ष क्यों करना पड़ा? सवाल आता होगा माइंड में, कितना संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है? तो मेरे साथियों, हम लोग तो बाबा साहब के संदेश को लेकर घूम रहे हैं ना, हम तो बाबा साहब के संदेश को लेकर के घूम रहे हैं। आखिरकार इसी सेंटर को बनाने के लिए 1938 में बाबा साहब सपना देखते हैं और 1956 तक वह पूरा भी नहीं कर पाते और अधूरे सपने के साथ हम लोगों के बीच से चले जाते हैं। क्या प्रॉब्लम रहा? यही समाज था जब बाबा साहब के जीते जी 8 करोड़ की संख्या थी इस देश के अंदर। 8 करोड़ लोगों में जब बाबा साहब स्वयं इसके लिए पहल कर रहे थे, वह भी इस सपने को पूरा नहीं कर पाए। कहां कमी थी? कहां कमी रह गई? किसकी कमी थी? कौन कर करेगा इस बात पर विचार कि 8 करोड़ की आबादी और उसका मसीहा खुद संघर्ष कर रहा है जिस चीज के लिए, उसको खुद भी अपने जीते जी पूरा नहीं कर पाए। क्या बाबा साहब की कमी रही? आज यदि हम ये कहें कि इतने बड़े संगठन का लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सारे गुणों को जोड़ करके इतनी छोटी सी इमारत नहीं बना पा रहे हैं, कमी किसकी है? कमी किसकी है? क्या उस वक्त बाबा साहब की कमी रही या इस वक्त इस संगठन के लोगों की कमी है? कमी किसी एक की नहीं है, कमी हमारी है, कमी आपकी है, कमी समाज के पूरे की है कि उस वक्त 8 करोड़ थे तो आज आप इससे 10 गुना ज्यादा संख्या में हैं। लेकिन आज इतना चीख चीख के चिल्ला के लोगों को समझाने के लिए ये आगरा की टीम दिनों रात लगी हुई है, गांवों में जा रही है, कर्मचारी अधिकारियों से निवेदन कर रही है। तो सवाल किया जा रहा है, आखिरकार सारनाथ में क्यों? सवाल आएंगे आप लोगों के सामने, जवाब देना सीखना होगा। हमारे मिस्टर नायक साहब अभी जब स्टेज पे आएंगे तो बताएंगे कि हमारा समाज सवालों को सुनता है, जवाब देना नहीं जानता, आपको जवाब देना सीखना पड़ेगा। लोग कहेंगे आपसे कि आखिरकार सारनाथ में ही क्यों? अरे हम आगरा के लोग, आगरा से पैसा दो, सारनाथ में बनवाएं। सारनाथ में नहीं, आगरा में बनवाइए, हम 5,000 नहीं 15,000 देंगे। बहुत सारे लोग आएंगे ऐसी बातें करने वाले, हमसे हमारे बेटा में भी करते हैं। मेरे साथियों, कोई बड़े विघ्न के साथ कोई कार्य करना पड़ता है तो दूरदर्शिता के साथ सोचा जाता है। यदि हम सारनाथ में बना रहे हैं तो इसके पीछे भी लॉजिक है। जब राष्ट्र इकाई की जब बैठक हुई, ऐसे ही 4 लोगों ने बैठ करके निर्णय नहीं लिया है कि सारनाथ में ही सेंटर बनना चाहिए, या हमारे मिशन नायक साहब सारनाथ की धरती से तो उन्होंने सोच ली कि मेरे घर में ही सेंटर बने, अकेले नहीं सोचे थे। राज्य कार्यकारिणी की बैठक होती है, उसमें प्रांत के लोग भी आते हैं, मंडल के भी आते हैं। सारे लोग जब बैठ करके चिंतन किया कि आखिरकार कहां बनना चाहिए, तो मेरे साथियों सोचना पड़ेगा कि जब बाबा साहब संघर्ष कर रहे थे तो वह इस बेचारी सेंटर को मुंबई में बनाने की बात किया करते थे। क्यों करते थे? कि उनको मालूम है कि मैं मुंबई का वासी हूं, अगर ये मेरे इर्द-गिर्द बनेगा तो इसको संचालित करने की जिम्मेदारी मेरी बन जाएगी, और जब मेरे सामने रहेगा मैं संचालित कर जाऊंगा तो अपने जीते जी नई फौज खड़ा कर दूंगा, तो इस सेंटर को आगे चला करके फौज लेकर चलेंगे। ऐसा बाबा साहब ने सोचा। महाराष्ट्र के मामले में हर लीडर चाहता है कि मैं अपने देखा-देखी अपने सामने अपने इतना मजबूत इस सेंटर को करके चला जाऊं कि मैं अपने सामने इसको संचालित करने वाली फौज तैयार कर दूं। एक विचार ये भी रहा। दूसरा विचार मेरे साथियों, यदि एटा वाले कहेंगे एटा में बना दो, हाथरस वाले कहें हाथरस में बना दो, मथुरा वाले कहें मथुरा में बना दो, तो उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जनपद है। सारे लोग यही कहेंगे हमारे यहाँ बनना चाहिए, हमारे यहाँ बनना चाहिए। तो आप समझिए कहीं बन पाएगा? कहीं बन पाएगा? उत्तर मिलेगा नहीं। सारे लोग अपने अपने में घसीटते रहेंगे और एक कमरा बना करके हम इससे निकल लेंगे, बस एक कमरा बना करके। और उस कमरे में कितने लोगों को बिठा लोगे, कहां से कदम लाओगे? इसलिए जब तक आप उसको वैश्विक स्थिति से नहीं जोड़ेंगे, दूरदर्शिता के साथ बड़ा नहीं सोचेंगे, तब तक कामयाबी हासिल नहीं होगी। इसलिए सारनाथ कोई ऐसा जिला नहीं है जिसमें सिर्फ जिले के लोग रह सकते हो। सारनाथ एक ऐसी पवित्र भूमि है जब तथागत बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त नहीं बल्कि प्रथम उपदेश देने का कार्य किया। यदि ज्ञान प्राप्ति की बात आए तो उससे चंद दूरी पर बोध गया है, जहां पर तथागत बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, उससे कुछ ही दूरी पर सारनाथ है जहां पर उन्होंने प्रथम उपदेश देने का कार्य किया। अरे ये सिर्फ तथागत के ही नहीं, यह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी अपना अंतिम
दिया, एक दिन नहीं दिया, 2 दिन नहीं दिया, बल्कि 4-4 दिन बाबा साहब वहीं रह करके स्पीच दिए हैं। इसलिए बाबा साहब की अंतिम भाषण स्थिति भी सारनाथ कहलाती है। यहीं पर नहीं रुक जाता है, तथागत बुद्ध और बाबा साहब से भी आगे चलते हैं तो संत रविदास की भी जन्मभूमि आपकी सारनाथ वाराणसी ही कहलाती है। अरे कबीरदास जी को कैसे भूल सकते हैं, वह भी तो आपके सारनाथ वाराणसी में जुड़े हुए हैं। जब हमारे महापुरुषों का पूरा बड़े से बड़ा दर्शन वहां पर जुड़ा हुआ है तो हम उसको सिर्फ सारनाथ कैसे कह सकते हैं? हम उसको सिर्फ सारनाथ कैसे कह सकते हैं? हम एटा वाले लोग सारनाथ को अपना जिला कैसे नहीं कह सकते? हम आगरा वाले सारनाथ को अपना जिला कैसे नहीं कह सकते? अरे ये उत्तर प्रदेश वाले भी पूरे भारत के लोग सारनाथ को अपनी धरती कैसे नहीं कह सकते? ये जब बाबा साहब को क्यों हम आपस में टूट में हैं? क्यों हमको लगता है कि सिर्फ हमारे जनपद में ऐसी चीज बननी चाहिए? इस भावना को त्यागना पड़ेगा, ये व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना को त्यागना पड़ेगा। सबसे पहले आप एक बनाइए और उसके बाद अपने अपने जिलों में इसके सब सेंटर बनाइए। किसने रोका है मेरे साथियों? लेकिन पहले एक मजबूत जड़ तो बनाना पड़ेगा। 1925 में उन्होंने नागपुर में सेंटर बनाया। क्या वो लोग इतने बेवकूफ थे? आगरा में क्या लोग इतने समझदार नहीं थे कि नागपुर में पैसा देकर के जाके बनवाया? तब वो लोग कहां चले गए? अरे वो तो उच्च स्तरीय है, उच्च सोच रखते हैं। उन्होंने क्यों नहीं सोचा कि आगरा होना चाहिए था? उन्होंने आगरा से पैसा दिया, पूरे भारत से पैसा लिया, लेकिन नागपुर में अपना मुख्यालय बनाया। यदि उनके लोग भी इसी चीज में पड़े रहते कि नहीं आगरा में बनना चाहिए, एटा में बनना चाहिए, मथुरा से हाथरस में बनना चाहिए, तो मेरे साथियों आज 100 वर्षों का संघर्ष है। 1925 में सारनाथ में नागपुर में मुख्यालय बनाते हैं और 2025 में पूरे भारत पर कब्जा कर लेते हैं। ये मजबूत विचारधारा, ये मजबूत विचारधारा है। आपस में टूट और फूट की विचारधारा नहीं है। उनसे हमको प्रेरणा लेने की जरूरत है। उनको गाली देकर के अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे, बल्कि उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है कि जब वो कर सकते हैं तो हमारा समुदाय तो उनसे बहुत ज्यादा है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? अरे हम सारनाथ में भी बना लेंगे और अगर उद्देश्य बन जाए तो प्रत्येक जनपद में भी इस बीपीआईसी का सब सेंटर बना के तैयार खड़ा कर देंगे, क्योंकि हम उनसे नफरत अदा करें। ये तो 10% है तो 90% तो हम लोग हैं ना, 90% हम लोग हैं और उनके 10% में हिस्सेदारी रखते हैं, क्योंकि वह लोग भी बाबा साहब को अपना आदर्श मानते हैं, उनके लोग भी बाबा साहब को अपना आदर्श मानते हैं। तो हम इस कारण उनका भी सहयोग प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सहयोग किसी दूसरे से लेने से पहले खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। खुद इनके सब सेंटरों को स्थापित करने से पहले अपना सेंटर खुद बनाना पड़ेगा, तब जाकर के हम लोग दूसरों से सहयोग की अपील कर पाएंगे। तो ये जब सेंटर बना, अब इसके बाद कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि आखिरकार वैचारिक सेंटर क्यों? काश अगर विश्वविद्यालय बन गया हो। बहुत सारे लोग आएंगे जब आप चंदा लेने जाएंगे किसी के पास, लोग ये भी कहेंगे आपसे, हाँ यार वैचारिक सेंटर के बारे में पढ़े हुए हो, अपना विश्वविद्यालय बना लिए होते तो डॉक्टर इंजीनियर पता नहीं क्या क्या पैदा कर दिए होते। ये भी वो लोग कहेंगे और उदाहरण देंगे कि उनके देखो उनके विश्वविद्यालय खड़े हैं, पीएचई उनका अपना विश्वविद्यालय है। मुसलमानों का देखे एएमयू अपना विश्वविद्यालय है, अम्बेडकरवादियों का विश्वविद्यालय कहां है? ऐसे तक आपके सामने रखेंगे, आप क्या जवाब देंगे? आप जवाब दीजिए कि वैचारिकी से ही मेरे समाज के अंदर जागरूकता आएगी, और जब जागरूकता आई थी तो इस देश के अंदर हम 4 बार शासक रहे और हमारी नेता ने इस देश के अंदर, इस उत्तर प्रदेश के अंदर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 12 विश्वविद्यालय बनवा कर हम लोगों की तैयार कर। अरे आईटीआई बनवाए, पॉलिटेक्निक बनवाए, विश्वविद्यालय उन्होंने बनवाए हैं, लाभ उठाइए। आज केंद्रीय विश्वविद्यालय है बाबा साहब यूनिवर्सिटी लखनऊ में, खाली पड़ा हुआ है। 80% रिजर्वेशन है आप लोगों का, उसमें 80% सीटें भरी नहीं जा रही है। केंद्र सरकार विचार कर रही है कि इन सीटों का रास्ता सबके लिए खोल दिया जाए। यूनिवर्सिटी बनवाना चाहते हो ना, वो आपका अपना यूनिवर्सिटी है, आपकी अपनी सरकार ने बनवाया है। अरे बहन कुमारी मायावती जी ने तमाम विश्वविद्यालय बनवा दिए, तमाम डिग्री कॉलेज, तमाम पॉलिटेक्निक, तमाम आईटीआई बनवा दिए। लाभ उठाइए ना। ये सिर्फ बड़े विजन को रोकने की बातें करेंगे ऐसे लोग, मेरे साथियों समझना। ये बाबा साहब के विरोधी नहीं, हो सकता है कि आपसे द्वेष हो इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं, हो सकता है आपके संगठन से उनको प्रॉब्लम हो कि ये बड़ा काम कर रहा है, हमको कौन पूछेगा, हमारी सत्ता कैसे रहेगी, हमारे संगठन को कौन पूछेगा। ये संगठन खेल करके शायद बड़े विजन को रोकने का भी कार्य कर सकते हैं, लेकिन घबराना नहीं है। आपके पास आप बड़ा विजन लेकर के चल रहे हैं तो आपको किसी और से नहीं पूछना है। आज ये भानु प्रताप सिंह खड़े होकर के बोल रहा है तो सिर्फ बाबा साहब की बात बोल रहा है। तो 3940 में ये सारे सवाल, सारे जवाब बाबा साहब ने स्वयं लिखे हैं, अपनी तरफ से नहीं बोलना है। ये सब वहां पर बाबा साहब लिख करके गए हैं। इसलिए अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि यदि इतना अच्छा
करना ही था, पूरे भारत का एक सेंटर बनाना ही था, तो मात्र 2.25 बीघा जमीन लेने की क्या जरूरत थी? आप अगर 3 करोड़ रुपए की जमीन खरीद रहे हैं तो 20 बीघा खेत खरीद लेते, आप 40 बीघा खेत भी खरीद सकते थे। ऐसे भी लोग बहुत सारे बनाने का काम करेंगे समाज, ऐसे भी लोग आपसे सवाल करेंगे, उनको जवाब देने की जरूरत है। उनसे पूछिए कि आगरा के आवास विकास कॉलोनी में ही क्यों आपने 40 लाख रुपए का प्लॉट खरीदा? आप उपलब्धता से आगे चले जाते तो 40 लाख में तो 5-6 मंजिल जमीन के साथ कोठी भी खड़ी हो जाती, वहां क्यों नहीं लिए? सवाल का जवाब उसकी भाषा में दीजिए मेरे साथियों। बहुत देर हो चुकी है, 1925 की उनकी तैयारी थी, 2025 में पूरे देश पे कब्जा कर लिया, हम लोग अभी सेंटर ही खेल रहे हैं। बहुत देर हो चुकी है, हमको उनकी भाषा में जवाब देना पड़ेगा। उनसे कहिए क्यों अपना गांव छोड़ करके शहर में मकान बनाया? गांव में चाहते तो 40 लाख की कम से कम 100 बीघा जमीन खरीद सकते थे। विचार करिए कि आखिरकार अम्बेडकर मूवमेंट पर बात आती है तो इतना छोटा कैसे सोच लेते हैं हम, क्योंकि जगह की वैल्यू होते मेरे साथियों। जो मिशनरी लोग हैं जब वो मीटिंग करने जाएंगे, क्या वो पत्थर के हैं? वो बीमार नहीं पड़ेंगे? ये वो बीमार पड़ेंगे? आप दूसरा में कहीं जाकर के जमीन खरीदेगा, अगर वो बीमार पड़ गया, वहां से कोई वाहन नहीं मिला तो वो व्यक्ति की जान भी जा सकती है। क्या मिशनरी की जान नहीं है? क्या उसके अपने बच्चे नहीं है? इसलिए अगर जमीन कहीं खरीदी जाती है तो शहर के बीचों बीच में की जाती है, ताकि किसी के आने जाने वाले साथी को आवागमन की दिक्कत ना हो। वहाँ ऑटो रिक्शा कुछ ना कुछ वाहन मिल जाए ताकि सुगमता से सेंटर तक पहुंच सके। यदि आपका मिशनरी कार्यकर्ता कैडर करते समय या कैडर लेते समय यदि उसका स्वास्थ्य गड़बड़ाता है तो वहां से तुरंत कोई ऐसी सुविधा मिल जाए, नजदीक अस्पताल वहां मिल जाए, इसलिए भी दिया जाता है। हर तरह की सुविधाएं नजदीक होनी चाहिए। ऐसी जगह पर सेंटर बने जहां सीधे के सीधे एयरप्लेन की भी व्यवस्था हो, ट्रेन का भी माध्यम हो, बस का भी माध्यम हो, ऑटो रिक्शे का भी माध्यम हो, तब जाकर के आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। आज एटा में रैली नहीं कर पाए, तो समझते हैं ना, एटा की अभी यहाँ बोला गया था उत्तर प्रदेश की सबसे जाबाज एटा है, यही बोला गया, मैंने नहीं बोला। हमारे आगरा वालों ने मुझे ये सम्मान दिया है, लेकिन आज तक दुख है मेरे अंदर कि मैं रैली नहीं कर पाया। कारण कि इनको कैसे बुलाऊं साथियों को, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से कैसे बुलाऊं? मेरे यहाँ ट्रेन की व्यवस्था नहीं है, एयरपोर्ट नहीं है। मेरे लंदन से आने वाले मेरे एमएस बहन साहब कैसे एटा आएंगे? विभिन्न जनपदों से जो ट्रेन का सुविधा होता है आगरा में है, आगरा वाले चाहे तो ये रैली करा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि आपके यहाँ एयरपोर्ट की व्यवस्था है, आपके यहाँ ट्रेन का सुगम साधन है, यहाँ रैली आप करा सकते हैं, ढक्के की चोट पे आप यहीं से आह्वान कर सकते हैं। लेकिन मैं चाह करके रैली नहीं करा पा रहा हूँ। रैली की तैयारी इतनी है कि मेरे 70-75 गांव उदय पड़े हुए हैं, मैं सिर्फ फोन करता हूँ, वहां से 20 लोग बड़े आराम से आ जाते हैं। इतनी मेहनत कर चुका हूँ लेकिन रैली नहीं करवा पा रहा। कारण है कि मैं अतिथियों को नहीं बुला पा रहा, लेकिन आगरा वाले ऐसा कर सकते। इसलिए मेरे साथी मैं बोल रहा हूँ कि ऐसी जगह पर सेंटर इसलिए बनाया गया है, ऐसी जगह इसलिए चिन्हित की गई है, उसके बीचों बीच शहर में सारनाथ कोई सिर्फ एक जिला में समझे, अंतरराष्ट्रीय भूमि है, वहां पर पैर रखने के लिए भी लाखों रुपया देना पड़ता है, ऐसी भूमि है। वहां सिर्फ इंडिया के लोग जमीन नहीं खरीदते हैं, विदेशों से आगे लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इंडिया के लोग तो खरीद नहीं पाते। अरे बुद्ध और बाबा साहब की बात करने वालों का वहां पर एक मुख्यालय देखने को नहीं मिलता, एक भवन देखने को नहीं मिलता, बल्कि विदेशियों का कंबोडिया, थाईलैंड, श्रीलंका, बर्मा, चीन, जापान, सब लोगों के अपने बुद्धिवार बने हुए हैं। हमारे अम्बेडकरवादियों के बुद्धिवार देखने से गिनती पर आ जाए उंगलियों पर। कारण कि हम लोग इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाते जितना वो दूने पैसे में आके जमीन सारनाथ में खरीद लेते हैं। ऐसी जगह अगर आप कुछ बड़ा काम करेंगे तो निश्चित बात है बड़ा पूंजी देना पड़ेगा और बड़ी रकम में छोटी सी जगह खरीदेंगे। लेकिन मेरे साथियों, छोटी जगह में भी आप बड़ा काम कर सकते हैं, बस आपके दिल में जुनून और निष्ठाएं संगठन के प्रति होनी चाहिए। ये आपको जगाना पड़ेगा। सवालों के जवाब सवाल से देना पड़ेगा, उनके जवाब आपको अपनी बातों से देना पड़ेगा, तब जाकर के आप उद्देश्य पूरा कर पाएंगे। आपको इसी तरह से जवाब लोगों को देना पड़ेगा कि क्यों बनाना पड़ा सारनाथ में, क्योंकि तथागत बुद्ध की भूमि से मात्र 1 किलोमीटर दूरी पर आप जमीन खरीद रहे हैं। आप समझ रहे हैं छोटी सी रकम में आएगी, इसलिए महंगा है, शहर के बीचों बीच में है। दूर क्यों नहीं ले सकते, उसका कारण मैंने बताया है। वहां क्यों लिया, उसका कारण मैंने बताया है। यूनिवर्सिटी अस्पताल भी बनवा सकते थे, लेकिन यूनिवर्सिटी अस्पताल जब हमारी सरकार ने बना दिए हैं तो हमको तो वैचारिक सेंटर बनाने की जरूरत है। सरकार हमने 4 बार चलाई, आज स्थिति हमारी क्या है, कमजोर क्या हुई, वैचारिक।
कमजोर वैचारिकी हुई है। सरकार बनाने के बाद एकदम से इतने नीचे पहुंच गए, इसका कारण सिर्फ वैचारिकी कमजोर होना मेरे साथियों। वैचारिकी जो चीज कमजोर है उसको मजबूत करेंगे या कोई दूसरा काम करेंगे। सांप यहाँ पर है, लाठी वहां गिरोगे, लाठी भी टूटेगी, आपकी ऊर्जा वेस्ट होगी, सांप भी निकल जाएगा, कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे आप। इसलिए कमजोर वैचारिकी है तो पहले वैचारिकी को मजबूत करना पड़ेगा, और वैचारिकी मजबूत होगी वैचारिकी सेंटर बनाने से। क्योंकि जब वैचारिकी सेंटर बनेगा तो समाज के बुद्धिजीवी वहां बैठ करके समाज की छोटी छोटी से लेकर के बड़ी बड़ी बातों का चिंतन करेगा। जब चिंतन करेगा तो एक एक हमारे समाज का वोटर, एक एक वोटर हमारा मिशनरी बनेगा, और जो मिशनरी होता है ना वो कट जाएगा, मर जाएगा, लेकिन टूटेगा किसी कीमत पर नहीं, जुड़ा रहेगा। और ऐसे आज भी हमारे समाज तमाम लीडरान हैं, तमाम हमारे समाज के लीडरान हैं जिन्हें पार्टी ने सम्मान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कोई दल नहीं बनाया, वो किसी दूसरे दल में भी नहीं गए, चुपचाप बैठ गए। लेकिन जब वोट डालने की बात आती है तो चुपके से जाके हमारा चुनाव चिन्ह जंगल के राजा विशाल शरीर वाले हाथी को दबा करके आते हैं। गद्दारी नहीं किए क्योंकि वो मिशनरी है। इसलिए मेरे साथी इस कैडर, इस वैचारिकी की कमजोरी हुई कि हमारे समाज के लोगों को कैडर नहीं मिला, वैचारिकी कमजोर हो गई, इसलिए वो भ्रमित हो गया। दूसरों ने लोभ लालच दिया, कह गए कि अरे बहन जी ने तो पत्थरों पर पैसा भा दिया, अरे तुम्हें दे दी क्वार्टर बन जाता, ये हो जाता, वो हो जाता, इस तरह की बातें सुने और इधर बरगला के चले गए। कारण वैचारिकी कमजोर हो गई। माननीय घनश्याम साहब ने गली गली में जाकर के वैचारिकी को मजबूत किया था, तब आप 4 बार शासक बने थे। अब अपने आप से जिक्र करें, नौकरी वाले लोग अपने आप से जिक्र करें कि पड़ोसी के पास बैठ करके कब आप चिंतन करने गए थे। पूछिए अपने आप से कि कितने वर्ष हो गए कि पड़ोसी के घर चाय नहीं पिए आप अम्बेडकर चर्चा के नाम। माननीय घनश्याम तो पंजाब से चल करके आ गए, महाराष्ट्र वालों से भी निवेदन किए थे। तो मैं चाहता हूं कि आरपीआई को मेरे हिसाब से चलने दीजिए, अम्बेडकर फूले की विचारधारा से चलने दीजिए। उन्होंने भी उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। अरे उत्तर प्रदेश वालों, आप तो इतिहास के रचयिता हैं, आपने उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया और पूरे भारत के अंदर इतिहास लिख करके खड़ा कर दिया, शासक बन गए आप चर्चा। इसलिए मेरे साथी ये सिर्फ सेंटर नहीं है, इसको आवाज़ की नजर से मत देखिए, इसको संगठन की पक्षपातपूर्ण रवैये से मत देखिए, इसको अम्बेडकर मूवमेंट के हिसाब से देखिए, इसको समाज के हिसाब से देखिए। तब आपको समझ में आएगा कि ये सेंटर नहीं है, बल्कि मेरे समाज के बच्चों के लिए नौकरी का साधन है, मेरे समाज के लोगों को शासक बनाने का ये एकमात्र साधन है। इसी से हम सरकार बनाएंगे। हम दल में नहीं आना है, हर बात में अपने मजबूती के साथ आगे बढ़ते रहिए। आज एक जुड़ा है, आप चलते रहिए इसी तरह से। आज नहीं तो कल आपके साथ हजारों का कारवां होगा। मैं तो अकेला ही चलाता 92 मंजिल। माननीय कांसीराम साहब को बोलते हैं सुल्तान मंजूर का शहर है, तो मैं तो अकेला ही चलाता 92 मंजिल मकर। लोग जुड़ते गए और कारवां बढ़ता गया। इसलिए मेरे साथियों, घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों से कह दो कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, आएगा वक्त तुझे भी बता देने क्या हमारे दिल में है। नमो बुद्धाय, जय हिंद। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।